नेक्स्ट आपके पास है जी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी थी कि यहाँ पर ये आपके पास एक कर्व है और इसी तरह की ये आपके पास एक कर्व है। इसका कर्वेचर ज्यादा होगा, इसमें हम जो है ये कर्वेचर जो है वो कम होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक आसान तरीका मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इसके अंदर फिट होने वाला एक सर्कल बना लें छोटा सा, और इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर ये फिट होने वाला एक सर्कल बना लें। अच्छा, अब हमें पता है कि कर्वेचर जो होता है अ, ये जो ज्यादा बेंड होने वाली कर्व है उसका कर्वेचर ज्यादा है और जो कम बेंड हो रही है उसका कर्वेचर कम है। तो ये जो इनके अंदर सर्कल आपने फिट कर दिया हुआ है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो अब आप देखें कि इसमें कर्वेचर जो है वो ज्यादा है लेकिन सर्कल छोटा सा बना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया। ये वाला सर्कल बहुत बड़ा सर्कल है तो इसमें जो कर्वेचर था ये कम था लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बड़े वाला बना है। तो इससे साबित हुआ कि कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बल्कि हमने इसको डिफाइन ऐसे कर दिया हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रॉ से इंडिकेट करते हैं और ये इसका फार्मूला है। इसका मतलब है जो आपने प्रीवियस सभी कर्वेचर के फार्मूले पढ़े हुए हैं उनको आप उल्टा कर देंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूलाज बन जाएंगे। जी नेक्स्ट आपके पास है जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट के ऊपर कर्वेचर जो है वो जीरो आ जाए या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इंफिनिटी आ जाए, वो वाला पॉइंट जो होगा वो पॉइंट आपके पास क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि हर पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी आएगा और जो कर्वेचर है वो आपके पास जीरो आएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि अ कर्व इज स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर अब ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इट्स कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज जीरो। मतलब कर्वेचर स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट पे जीरो होता है। ये इसकी सोफिशिएंट और निसेसरी कंडीशन है। अब हमें ये पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की पैरामेट्रिक जो इक्वेशन है वो इस सूरत में होती है, वेक्टर फॉर्म में पहले बना लें। ये इसकी वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अब यहां पर अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ए प्लस ए तो सॉरी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ए कांस्टेंट है और जस्ट ये बी वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप, ये तो एक डेरिवेटिव हो गया, अगर आप दूसरा डेरिवेटिव भी ले लेते हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो कर्वेचर आएगा और कर्वेचर नल वेक्टर का जो कर्वेचर होता है वो जीरो होता है। तो ये आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेकर चले और हमने प्रूफ कर दिया कि कर्वेचर जो है वो जीरो के बराबर है। निसेसरी कंडीशन भी है, सोफिशिएंट भी है। अब आप उलट लेकर चलते हैं कि सपोज उसका कर्वेचर जो है वो जीरो है। तो कर्वेचर अगर जीरो है तो इसका मतलब है कर्वेचर वेक्टर भी जीरो होगा। और अगर कर्वेचर वेक्टर जीरो है
तो इसका मतलब ये, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना जिस वेक्टर का, तो वो वेक्टर खुद भी जीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर डबल प्राइम जो है ये आपके पास जीरो है। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और कोई कांस्टेंट ए आ जाएगा। और ये चूंकि लेफ्ट साइड पे वेक्टर है, तो राइट साइड पे जो कांस्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। तो अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ए प्लस बी, और यहाँ पर टी, विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म इक्वेशन बन। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, कर्वेचर ऑफ ए सर्कल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस। अब सर्कल की जो पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक लिख लें या वेक्टर फॉर्म में उसकी इक्वेशन होती है, वो होती है ए कॉस, इधर आप पैरामीटर कोई टी कर लें, और बी साइन टी, और जे। अच्छा, अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अच्छा इसमें वो हमने प्रीवियस में ख्याल नहीं रखा, डेरिवेटिव तो हम विद रिस्पेक्ट टू एस लेना होता है। क्योंकि ये जो आर प्राइम है ये बेसिकली डी आर ओवर डी एस है, विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं लेना होता। तो उसको हम प्रूफ करते वक्त ये इस बात का ख्याल रखेंगे। बहरहाल उसमें तो ये प्रूफ हो ही जाना था। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको हमने ना इसका कर्वेचर फाइंड आउट करना है सर्कल का। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लेंगे, अब यहाँ पर तो पैरामीटर टी है, पेरीमीटर जो है वो टी है, तो यहाँ पर हम चेन रूल इस्तेमाल कर लेते हैं। डी आर ओवर डी एस जब हम करेंगे, तो ये बेसिकली टेंजेंट यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये आपके पास टी बन जाएगा, और इसको आर प्राइम से भी हम इंडिकेट करते हैं, तो डी ओवर डी एस। तो ए कॉस टी, और कॉमा, मैं इसको कॉमा की शक्ल में लिख रहा हूं, है तो ये वेक्टर ही, तो बी और साइन टी। जी, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास आ जाएगा माइनस ए, और साइन टी, बट हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं, इसलिए टी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस आई, और प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, सॉरी बी नहीं आता यहाँ पे, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ पे रेडियस, रेडियस तो इसमें कांस्टेंट होता है, एक ही होता है, एलिप्स में होता है वो बी, या हाँ आई थिंक एलिप्स में होगा। तो यहाँ पर ये ए ही आएगा, ए कांस्टेंट है, रेडियस है ये सर्कल का। और ये आपके पास कॉस टी, और अगेन टी के लिहाज से, एस के लिहाज से डेरिवेटिव, और यहाँ पर साथ में जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। जी, अब यहाँ पर माइनस ए और साइन टी, इस तरफ ये आपके पास टेंजेंट यूनिट वेक्टर चलता हुआ आ रहा है, और आई, और प्लस आगे ए कॉस टी, और जे यूनिट वेक्टर, और डी टी ओवर डी एस को हमने निकाल लिया हुआ है कॉमन। जी, अब अगर आप यहां से इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों साइड्स पर, तो ये बन जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड, और डी टी ओवर डी एस तो स्केलर है, इसको एज इट इज हम राइट कर लेते हैं। और ये आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन होगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये डी टी ओवर डी एस, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डी टी ओवर डी एस जो है ये आपके पास वन ओवर ए के इक्वल आ जाएगा।
तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर इसको सपोज कर ले, ये जो टी यूनिट वेक्टर वाली इक्वेशन बनाई हुई है इसको वन का नाम दे। इसमें ये वैल्यू पुट करके तो टी यूनिट वेक्टर जो है डी टी ओवर डी एस की वैल्यू वन ओवर ए है। तो ये जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी और जे। जी, जो कर्वेचर वेक्टर है उसकी डेफिनेशन ये है कि जो यूनिट वेक्टर है डी टी उसका विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लिया जाए। तो अगेन हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये बन जाएगा साइन टी का बन जाएगा कॉस टी और आई। अगेन टी के लिहाज से लेके डेरिवेटिव वो मैं एक ही दफा लेकर उसको कॉमन ले लेता हूँ, साइन टी और जे। और ये मैंने कॉमन ले लिया जी डी टी ओवर डी एस दोनों में से। जी, कर्वेचर के लिए ये जो डी टी ओवर डी एस है इसकी कीमत हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वन ओवर ए के बराबर है। तो ये आप वैल्यू पहले यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाएगा माइनस कॉस टी और आई माइनस साइन टी और जे। और यहाँ पर आप वन ओवर ए लिखेंगे। के है ये इस वेक्टर का, सॉरी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कर्वेचर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वही वन हो जाएगा और ये जस्ट आपके पास वन ओवर ए आ जाए। और ए क्या था, ये सर्कल का रेडियस था तो हमने साबित कर दिया है। और ये कांस्टेंट आ गए क्योंकि रेडियस जो होता है वो सर्कल का कांस्टेंट होता है। तो ये हमने साबित कर दिया है कि कर्वेचर ऑफ सर्कल इज रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब ये कांस्टेंट भी होता है और उसके रेसिप्रोकल भी होता है उसके रेडियस का। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की प्लेन कर्व्स के लिए ये फार्मूले हैं। ये बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ पे फिर के नहीं आएगा, यहाँ इन तमाम के अंदर रो आता है। जी, यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। तो ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं, आर्क लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं।